हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दक्ष की दास्तां। दिस इज दक्ष व्यास एंड आई नो कि बहुत टाइम बाद वीडियो आ रहा है। बहुत बहुत टाइम बाद वीडियो आ रहा है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। आई होप कि यू ऑल आर डूइंग गुड, यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी अपनी लाइफ में चीज़ें ठीक कर रहा हूँ और आई थिंक हो जाएगी। लेट इट बी। टुडे आई एम embarking my journey as a mentor or a teacher, where I will be uploading some important topics of CA Inter which will help you in CA intermediate as well as आपके आर्टिकलशिप के इंटरव्यूज वगैरह जो भी होगा उसके अंदर। तो अभी आई एम स्टार्टिंग विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बिकॉज इट इज़ कवर्ड इन पेपर वन, एडवांस अकाउंटिंग। सो या मतलब अभी जैसे मेरा जो मोटिव है कि आई विल बी मेकिंग नोट्स इन 1 or 2 पेजेस, जिसके अंदर सब कुछ मैं कवर करने का ट्राई करूंगा एंड आई विल ट्राई टू गाइड यू कि उन नोट्स से कैसे पढ़ना है और वो सब। एंड वो एक्सक्लूसिवली मैं ही बना रहा हूँ सारे नोट्स वगैरह सब कुछ। एंड या बिकॉज आई न्यू कि कहाँ से टॉपिक से कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड एवरीथिंग। एंड सेकेंडली वही नोट्स अभी सम ऑफ यू या मैनी ऑफ यू विल बी क्लियरिंग इन दिस अटेम्प्ट। उसके बाद आपको आर्टिकलशिप की तैयारी करनी, मतलब फॉर द इंटरव्यू एंड एवरीथिंग। सो वो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और वो सब। एंड ये नोट्स बहुत ज़्यादा क्रिस्प एंड क्लियर है एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ताकि इफ़ यू वांट टू रिवाइज बिफोर 1 डे या 1.5 डेज का जो भी टाइम होता है उसके अंदर आप रिवाइज करना चाहते हो, आप बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हो, बहुत इजीली। So yeah, today I am starting with AS9, that is revenue recognition. Why I am starting with this? Because ये जो AS है, ये it is the most important AS in CA intermediate level, and ये even if you will go for articleship interview in whether in internal audit domain or what we say स्टैट ऑडिट डोमेन, दोनों में AS9 पे क्वेश्चन तो आपको पूछने ही वाले हैं, किसी भी हालत में AS9 पे क्वेश्चन तो आने ही वाला है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को इट्स इजी एएस, तो मैंने सोचा कि इजी स्टेप से पहले स्टार्ट करते हैं। वही तो लेट्स गो। वी विल बी स्टार्टिंग विद AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड जो भी है, मतलब यार कलरफुल नोट्स काइंड ऑफ। एंड आई विल ट्राई कि या तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एएस। बहुत ध्यान से अगर आप 2 मिनट तक मेरी ये बात सुनोगे, आई विल कंप्लीट इट इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में पूरा AS9 कंप्लीट कर दूंगा। या आई न्यू 5 मिनट में हो जाएगा। तो ढंग से खेल, मुझे फोकस ऑन मी एंड दीज नोट्स एंड जस्ट साथ में बोलिए मेरे AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो बेसिकली वी शुड नो कि व्हाट इज एग्जैक्टली व्हाट द रेवेन्यू इज, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आएगा ना तो AS9 का, तो यू विल स्टार्ट विद कि एज पर AS9 रेवेन्यू, मतलब आप रेवेन्यू की डेफिनेशन से ही स्टार्ट करोगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए AS9 का, आपको ये लाइन से स्टार्ट करना है। तो as per AS9, revenue is a gross inflow of cash, receivables, and other considerations arising in ordinary course of business. Means from ordinary activities of enterprises, from sale of goods, rendering of services, and other sources like interest, royalties, and dividends. Yeah, so AS9 is not a net inflow, it is a gross inflow of cash. Cash किसके behalf पे या किसके against में? Sale of goods. Receivables for rendering of services, और कोई other consideration है तो उसके लिए other sources like interest हो गया, royalties हो गया, dividend हो गया. So yeah, it's a very easy definition. You can repeat with me. AS9 is, as per AS9, revenue is a gross inflow of cash, receivables, and other considerations arising in course of ordinary activities of enterprise or a business from sale of goods, rendering of services, and other sources like interest, royalties, and dividend. Easy peasy? Yeah. So let's go ahead. If we जैसे AS9 जो है वो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू की डेफिनेशन पढ़ ली। अब व्हाट अबाउट रिकॉग्निशन की, कब कब हमें रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। तो अभी अपन ने 3 केस पढ़े, सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड अदर कंसिडरेशन। तो लेट्स स्टार्ट विद सेल ऑफ गुड्स। तो जब सेल ऑफ गुड्स हो रहा होगा तब रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो देयर आर 4 बेसिक कंडीशन एंड इन सबके बीच में एंड है, और नहीं, मतलब चारों बेसिक कंडीशन फुलफिल होनी ही चाहिए, तभी आप उसको एज ए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। फर्स्ट, नो ऑनरशिप विद द सेलर। गुड्स की सेल कब कंप्लीट होती है, जब ऑनर के पास या फिर जो सेलर है उसके पास कोई भी ओनरशिप ना रहे। सेकेंडली, पोजेशन ऑफ गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू बायर, बायर के पास पोजेशन चला जाए। थर्ड, नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन, नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कलेक्शन। तो 4 पॉइंट्स है।
एक तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं रहनी चाहिए कंसिडरेशन के लिए कि अब अगर आप किसी रेवेन्यू के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो और आपको लग रहा है कि वो पैसा आपको सामने वाला दे ही नहीं पाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा, तो आपको उसको रिकॉग्नाइज ही क्यों करना है फिर एज अ रेवेन्यू? So yeah, there are four conditions: no ownership with the seller, possession of goods has been transferred to the buyer, no significant uncertainty regarding collection, no significant uncertainty regarding consideration. Let's talk about criteria for recognition of revenue for rendering of services. जब आप सर्विसेज रेंडर करोगे तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया तो रहता है? तो बहुत इजी है, मतलब एक कॉमन सेंस लगाओगे तो क्या आप सर्विसेज के लिए कब पे करोगे? जब आपके हिसाब से सर्विसेज आपको मिली हो। सो या पहला पॉइंट ये, वेदर सर्विसेज हैज बीन रेंडर्ड एज पर द टर्म्स और एग्रीमेंट। अब टर्म्स और एग्रीमेंट दो टाइप के हो सकते हैं: प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड एंड कंप्लीटेड सर्विस मेथड। प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड में क्या होता है कि जैसे जैसे सर्विसेज कंप्लीट होती जा रही है, रेंडर होती जा रही है, वैसे वैसे उस अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते जाओ। और कंप्लीटेड सर्विस मेथड मतलब कि एक बार पूरी सर्विस कंप्लीट हो गई उसके बाद ही उसको रिकॉग्नाइज करो। एंड सेकंड एंड थर्ड पॉइंट है वो पहले वाले से ही है सेम, कि नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन, नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कलेक्शन। या बहुत ईजी है, 3 पॉइंट, और इन सब के बीच में भी एंड है। मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी आप उसको एज अ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। नाउ कम्स क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू फॉर अदर कंसिडरेशन। तो अदर कंसिडरेशन में तीन चीजें हो गई: इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट विल बी रिकॉग्नाइज ऑन टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस, मतलब कि कितने मंथ का इंटरेस्ट लग रहा है, और वैसा बहुत ईजी है, मतलब कॉमन सेंस। रॉयल्टी ऑन एक्रूअल बेसिस एंड डिविडेंड व्हेन द राइट टू रिसीव इट इज स्टैब्लिश्ड। मतलब जब डिविडेंड जो राइट है वो रिसीव करना स्टैब्लिश हो गया है उसका राइट, तभी आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे। अब डिविडेंड में दो चीजें हो सकती है: इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। तो फाइनल डिविडेंड के केस में कब होगा? जब एजीएम हेल्ड होगी उसी टाइम राइट टू रिसीव डिविडेंड स्टैब्लिश होगा तो उसी टाइम रिकॉग्नाइज करेंगे। इंटरिम डिविडेंड के अंदर जब रेवेन्यू का राइट स्टैब्लिश हो रहा है तब आप कर सकते हो। सो या, फॉर इंटरेस्ट टाइम प्रोपोर्शनल बेसिस, रॉयल्टी, accrual basis and dividend when right to receive it is established. अब मानो कि कोई अनसर्टेनिटी, अपन ने बहुत बार देख लिया कि देयर शुड नॉट बी एनी अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कलेक्शन और कंसिडरेशन, और अगर वो अनसर्टेनिटी हुई तो क्या? तो उसके अंदर दो केस आते हैं कि इफ सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जिस टाइम पे आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो उसी टाइम आपको लग रहा है कि सामने वाला पैसा नहीं देगा, तो उस टाइम का वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना ही क्यों है? जस्ट डेफर द रेवेन्यू रिकॉग्निशन। और अगर अराइजेस सब्सिक्वेंटली, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के बाद आपको ये आइडिया हो रहा है कि शायद अब देर इज सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन, तो उसके लिए क्या करेंगे? मेक प्रोविजन। अकाउंट्स का बहुत ही इजी रूल है। सो या, इफ सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन एग्जिस्ट at the time of entering the contract, then defer the revenue recognition. And if arises subsequently, then make provision. Yeah, that's easy peasy. तो या चार ही चीजें हैं, बाकी जो है वो बहुत एक दो क्वेश्चंस वगैरह है जहाँ आप इजीली देखोगे जो इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कवर नहीं होंगे मॉड्यूल में, मुझे पता है। या एक दो है, एक डिस्काउंट वाला है, वो सब तो वो बहुत कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, मतलब कोई भी उसको कभी भी देख के कवर कर सकता है, तो नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील। तो या रेवेन्यू रिकॉग्निशन में अपन ने चार चीजें पढ़ी। एस एक तो रेवेन्यू की डेफिनेशन, सेकेंडली क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन in terms of sale of goods, then for rendering of services, for other consideration, और if significant uncertainty exists। तो ये चार ही चीजें हैं। तो यार दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आप 5 मिनट के अंदर मैंने पूरा कवर करने का ट्राई किया एंड ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर कोई क्वेश्चन हो मॉड्यूल का है, कोई भी जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर इफ यू वांट कि मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊं, देन आई एम रेडी फॉर इट, आई विल गो अहेड विद दैट। सो या जो भी है नोट्स वगैरह आई विल अपलोड इट, और या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वीडियो से, या फिर यू कैन डीएम मी इन कमेंट सेक्शन और वट एवर इट इज। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। जस्ट डू सपोर्ट, क्योंकि जो टीचिंग जो मुझे करनी थी बहुत टाइम से करनी थी और वो खून में, और अभी लाइफ में थोड़े धोखे खाए, तो आई थिंक नाउ आई एम हियर कि मुझे अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो चीज़ें मुझे पसंद है, तो मुझे टीचिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, दैट्स सो या दैट्स